Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बैरू। विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व वीडियो में मंत्रिमंडल के बारे में जाना। उसी के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री इन दोनों के आपसी सामंजस्य के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पद क्या है, प्राइम मिनिस्टर पद की क्या महत्ता है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा ब्रिटिश सरकार को कैबिनेट गवर्नमेंट के स्थान पर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहा जाने लगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रधानमंत्री पद की या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यद्यपि अब तक ऐसे कई अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा अपने विवेक का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं बल्कि यह स्वतः विकसित हुई है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया तो कैबिनेट को अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की और यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था। इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जेनिक्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला बताया है। प्रधानमंत्री को जो व्यापक शक्तियाँ दी गई है उसके अंतर्गत हम निम्न शक्तियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण। वैधानिक शब्दावली के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा की जाती है, किंतु जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता और प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण ही करता है बल्कि उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व भी करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। उदाहरणतः व्यवहारतः प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य लेता है और यह बात उसे मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक बना देती है। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को हटाने का अधिकार भी सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारतः यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को पद से हटा सकता है और अंत में इसकी सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ ही स्वतः ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, अर्थात प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप से देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है
और शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है और वह व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ प्रदर्शन करता है और इसी के अंतर्गत समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में कड़ी के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच एक संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और इसके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि सन 1929 में मैकडोनाल्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के साथ बार बार वार्तालाप करके इंग्लैंड तथा अमेरिका के बीच में संबंध स्थापित करके एक प्रशंसनीय योगदान दिया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। इन सब के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम तथा देश में दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री पद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मंत्रिमंडल में या उसके सहयोगों के बीच में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति होती है। इस संबंध में परंपरागत रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रधान कहा जाता रहा, अर्थात प्रीमिस इंटर पेयर्स कहा गया है। इसके पश्चात हम देखेंगे क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार और ब्रिटिश व्यवस्था में उनके अनेक महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक है। इस संबंध में रमजी मोर के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिनायक के रूप में कल्पना करना वस्तुतः निराधार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और यद्यपि अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ बातों के संबंध में उसे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की बात को भी स्वीकार करना पड़ता है। यह बात आंतरिक प्रशासन और परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन दोनों के संबंध में सत्य है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। यह तो नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य करे, किंतु यह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह बहुत अधिक निर्बल दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं। इन तत्वों में हम देखेंगे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप से इस पद की धारणा या धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इस संबंध में जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मंत्री उसे बनाते हैं। इसीलिए दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप।
दलीय दृष्टि से सरकार का स्वरूप दो प्रकार का हो सकता है, एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार। एक दलीय सरकार में प्रधानमंत्री को सभी प्रकार से सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति सीमित, नियंत्रित हो जाती है। इसी तरह लोक सदन में उसके दल और उसकी स्थिति। प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि लास्की ने कहा है कि उसकी स्थिति दलीय प्रणाली में बंधी हुई है। जब तक उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत रहता है, वह अपने राजनीतिक दल का नेता है और तभी तक वह राष्ट्रीय महत्व की स्थिति भी उसको प्राप्त होती है। तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियाँ। प्रधानमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकाल के समय में परिस्थितियाँ किस प्रकार की है। सामान्य परिस्थिति होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद की सीमाएं दृष्टि में रखनी ही होती है, किंतु युद्ध, आर्थिक संकट या अन्य प्रकार के विषम काल में बहुत अधिक सीमा तक केवल अपने विवेक के आधार पर ही वह कार्य कर सकता है। अतः अंत में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व भी है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति और प्रधानमंत्री की व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं, असफलताएं आदि। इस तरह से हम देखेंगे आज के वीडियो में कि आपने मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के आपसी संबंधों के बारे में समझा, किस तरह से मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और किस तरह से हम अपने कार्यों का संचालन करते हैं।